नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है बहुरानी के विदेश जाने के सपने में सास अड़चन बनती दिखी तो बहू ने चलाया अपना ऐसा दिमाग, पर जैसे ही विदेश जाने से पहले अपने मायके रहने आई तो वहाँ उसके भाई ने किया कुछ ऐसा कि उसके होश ठिकाने लगा दिए। शांता, अरे ओ शांता, जल्दी आ जा। एक तो तू आज पहले ही लेट आई है और ऊपर से बाहर के ही कामों में लगी पड़ी है। कराहते हुए रामेश्वरी देवी जी ने अपनी काम वाली बाई शांता से कहा। जैसे ही शांता ने रामेश्वरी देवी जी के कराहने की आवाज़ सुनी, वह बाहर बरामदे से भागकर घर के सारे काम छोड़कर उनके कमरे में आई। आ पहुंची और बोली, क्या हुआ अम्मा, क्या हो गया, कैसे कराह रही हो? और आज तो तुम्हारी आवाज़ भी बहुत धीमी सी निकल रही है। सब कुछ ठीक तो है ना? ठीक क्या शांता, तू तो जानती ही है कि बुढ़ापे का शरीर है। कराहते हुए फिर से रामेश्वरी जी ने कहा। सुबह मैं किसी काम से बाहर जा रही थी कि फर्श पर पड़े हुए पानी पर मेरा पैर पड़ गया और मैं फिसल कर गिर पड़ी। बहुत देर तक तो वहीं पड़ी रही और कराहती रही। कमर में इतनी जोर की लगी है ना कि बस ना तो मुझसे उठा जा रहा है और ना बैठा जा रहा है। कब से बस तेरे आने का ही इंतज़ार कर रही थी। जब धरती पर पड़े पड़े घंटा बीत गया तो जैसे तैसे खिसकती हुई अपने कमरे तक आई हूँ। इतनी देर से बस तेरी ही राह तक रही थी कि तू कब आए और कब तुझसे मैं अपनी पीठ पर दवाई लगवा लूँ। दरअसल अम्मा, आज बच्चे स्कूल जाने में थोड़े लेट हो गए थे। सुबह को हमारी आँख भी कुछ लेट ही खुली थी। बस इसी वजह से हमें आज आने में देर हो गई। और परेशान मत होइए अम्मा, मैं बस अभी 2 मिनट में कमर पर बाम लगा देती हूँ और गर्म पानी की थैली लाकर दे देती हूँ आपको। उससे सिकाई करोगी तो थोड़ा सा आराम हो जाएगा। कितनी बार कहा है आपको कि पड़े रहने दिया करो घर के सब काम। मैं लेट सवेरे आकर खुद से ही सारे काम निपटा लिया करूँगी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। पता नहीं क्यों तुम्हें यह समझ में नहीं आता। तुम यह समझती ही नहीं हो कि अब तुम्हारी जवानी नहीं रही। जब तुम जवान थीं तो किसी को भी काम में हाथ नहीं लगाने देती थीं। इतने बड़े घर का, इतने भरे पूरे परिवार का काम तुम अकेले ही कर लिया करती थीं। लेकिन अब अम्मा, तुम जवान नहीं रहीं। इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उम्र के बढ़ने के साथ साथ शरीर की ताकत भी जवाब देने लग जाती है। रामेश्वरी जी को गुस्से में डांटती हुई शांताबाई दूसरे कमरे से बाम लेने चली गई। बाम लाकर उनकी कमर पर लगाकर और गर्म पानी की थैली देकर शांताबाई अपने घर के कामों में लग गई। अम्मा अभी तक भी लगातार कराह रही थीं। एक तो बुजुर्ग हड्डी, ऊपर से खड़े खड़े वह रपट करके जा गिरी तो कमर में चोट तो लगी ही होगी ना। अब दवाई लगाने के बाद शांताबाई ने उन्हें अकेले छोड़ दिया। कुछ देर बाद जब शांताबाई अम्मा के कमरे में झांकने के लिए आईं तो देखा कि अम्मा सो गई हैं। उसने भी अम्मा को जगाने की कोशिश नहीं की और धीरे धीरे बिना आवाज़ किए घर के सारे काम निपटाती रही। उधर जब रामेश्वरी जी की आंखें खुलीं तो उन्होंने देखा कि शाम हो गई है। शांताबाई ने भी घर का पूरा काम निपटा लिया है। अब उनके दर्द में भी पहले से आराम था। वह आंखें खोल ही पाई थीं कि इतने में ही शांताबाई उनके कमरे में आई और बोली, उठ गई अम्मा, आप चाय पियोगी क्या? अगर कहो तो थोड़ी सी चाय बना दूं? मौसम भी कुछ ठंडा सा हो रहा है। गुनगुनी गुनगुनी चाय पियोगी तो थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा। शांताबाई रामेश्वरी जी से बोली तो रामेश्वरी जी ने भी हाँ में गर्दन हिला दी और बोली कि हाँ शांता, बना दे चाय, दोनों लोग साथ में बैठकर पियेंगे। और हाँ,
सुन, थोड़े से चाय के साथ पकौड़े भी बना लेना। मेरा पकौड़े खाने का बहुत दिन से मन हो रहा है। अपनी जीभ को दांत के तले दबाती हुई रामेश्वरी जी बोली, क्योंकि उनको तले भुने चीज़ों की डॉक्टर ने सख्त मनाही कर रखी थी और शांताबाई के अलावा उनकी देखरेख करने वाला कोई था भी नहीं। कहने को शांताबाई नौकरानी थी, लेकिन उसने एक बेटी से ज़्यादा रामेश्वरी जी का ध्यान रखा। लेकिन आज शांताबाई ने कुछ नहीं कहा और वह गई और चुपचाप पकौड़े बनाकर ले आई। चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े खाती हुई रामेश्वरी जी बोली, अच्छा तू एक बात बता, आज तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत? शांताबाई चौंकती हुई बोली, मेरी तबीयत को क्या हुआ है अम्मा? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, तुम अपना ध्यान रखो। अरे नहीं, आज तूने मुझे पकौड़े खाने से रोका नहीं ना, मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ। हंसते हुए रामेश्वरी जी ने शांताबाई से कहा। तो शांताबाई बोली, अच्छा पकौड़े? अरे अम्मा, आज सुबह ही तुम्हारे चोट लगी है और फिर तुम इतने मन से कह रही थीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना 2-4 पकौड़े बना ही दूँ। पकौड़े बना दूंगी तो इससे आपका भी मन रह जाएगा, लेकिन हाँ, बस 2-4 का मतलब 2-4 ही है, ज़्यादा मत खाना, कभी नुकसान करे। शांताबाई ने रामेश्वरी जी से कहा। ठीक है मेरी माँ, नहीं खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी। हाथ जोड़ती हुई रामेश्वरी जी ने शांताबाई से कहा। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि तू मेरे लिए हिटलर बन जाती है। इतना कहकर रामेश्वरी जी हंस पड़ी और उनकी बात सुनकर शांता भी हंस पड़ी। अब शांताबाई ने भी रात का खाना बनाया, रामेश्वरी जी को खिलाया और खाना खिलाने के बाद सारा काम निपटाकर अम्मा को दवाई खिलाकर उनकी पीठ पर दवाई लगाकर और पीठ की सिकाई करने लगी। पीठ की सिकाई करने के बाद जब रामेश्वरी जी सो गईं तो वह भी अपने बच्चों के पास अपने घर चली गई। जब शांताबाई ने रामेश्वरी जी की पीठ पर दवाई लगाई थी तो दवाई के आराम से उस समय तो वह सो गई थी, लेकिन आधी रात के करीब 2 बजे उनकी आँख खुली और इतना ज़्यादा दर्द उनकी पीठ में हो रहा था कि वह उठ भी नहीं पा रही थी। रामेश्वरी जी हमेशा से अकेली नहीं थीं, वह तो एक अमीर घर की बेटी थीं और उनके पिता ने एक बड़े ज़मींदार के यहाँ उनकी शादी की थी। जी हाँ, उनके पति एक अच्छे खासे ज़मींदार थे। रामेश्वरी जी के पति राजनाथ जी जितने पैसों से अमीर थे उतने ही वे दिल से भी अमीर थे। किसी का दुख तकलीफ उनसे देखा न जाता और वह दूसरों की मदद करने और परोपकार करने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखा करते थे। आसपास के गांव में उनका दबदबा था। इतने बड़े घर की बहू बनने के बाद भी रामेश्वरी जी के अंदर तनिक सा भी किसी बात का घमंड नहीं था। रामेश्वरी जी बहुत ही सुलझी हुई और खुले विचारों की महिला थीं। कहने को उनके घर में इतने सारे नौकर चाकर थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने मुख्य काम जैसे खाना बनाना हो या फिर अपने पति की सेवा करना या अपने सास ससुर की देखभाल करना, यह काम कभी किसी नौकर के ऊपर नहीं छोड़े और इसी कारण से उनकी सास उनको बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थीं। रामेश्वरी जी तो घर के नौकरों से भी बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही पेश आया करती थीं। वह भी क्या दिन था जब रामेश्वरी जी इस बड़ी सी हवेली नुमा महल में बहू बनकर आई थीं। चारों तरफ फूल और इत्र की खुशबू फैली हुई थी। दियों से जगमगाता हुआ हवेली का कोना कोना सजावट इतनी कि देखते ही बनती थी। कितनी खुश हुई थी उनकी सास जब रामेश्वरी जी बहू बनकर घर में आई थीं। वह तो फूली ही नहीं समा रही थीं, कितनी नाची थीं खुशी के मारे। आसपास में गांव में भी शोर हो गया था जब उनकी शादी हुई थी। तो अच्छे से याद है आज भी उन्हें वह दिन जब उन्होंने
ढोली से उतरकर अपने नन्हे नन्हे कदमों को इस हवेली में रखा था। चारों तरफ बधाइयाँ गाई जा रही थीं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। समय बीतने के साथ साथ रामेश्वरी देवी जी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की थी। लड़के का नाम उन्होंने उदय रखा और बेटी का नाम उन्होंने आभा रखा था। आभा बचपन से ही थोड़े शांत स्वभाव की थी, जबकि उदय बहुत ही चंचल और नटखट से स्वभाव का था। चूँकि वे दोनों एक अमीर ख़ानदान के वारिस थे, इसीलिए बचपन से ही उन्होंने किसी भी चीज़ की तंगी नहीं देखी थी और इसीलिए उन्हें पैसों की वैल्यू का पता नहीं था। समय के साथ साथ बच्चे भी अब बड़े होते जा रहे थे। बच्चों का दाखिला एक स्कूल में अच्छे से में करवा दिया गया। उनके आने जाने के लिए जीप लगाई गई। अब उदय और आभा दोनों अपने स्कूल जाने लगे। आभा की पढ़ाई में काफ़ी रुचि थी, जबकि उदय को पढ़ने लिखने का कोई ख़ास शौक़ नहीं था। लेकिन फिर भी अपने पिताजी के कहने पर वह स्कूल में चला ही जाया करता था। समय अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था और समय के साथ साथ बच्चे भी बड़े हो रहे थे। उदय भी अब समझदार हो चुका था और आभा भी बड़ी हो रही थी कि अचानक एक दिन उदय की ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि पढ़ाई से मन चुराने वाला उदय जी जान लगाकर दिन रात मेहनत करके अब पढ़ाई करने लगा। दरअसल एक दिन उनके स्कूल में एक विदेशी आया। उसका रहन सहन और उसकी चाल ढाल देख करके उदय उससे बहुत प्रभावित हुआ और जब उदय की मुलाकात उससे हुई और बातचीत हुई तो बातचीत के दौरान उसने उस विदेशी से पूछा कि विदेश जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं। तब उस विदेशी ने उसे बताया कि उसके लिए उसे बहुत पढ़ाई लिखाई करने की ज़रूरत है। अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगे तो जो तुम चाहोगे वो सब पालोगे। और बस उसी दिन से उदय ने विदेश जाने की ठान ली और वह दिन रात लगन से पढ़ाई करने लगा और धीरे धीरे करके वह अपनी कक्षा में भी प्रथम आने लगा। बस उसको दिन रात विदेश जाने की धुन लगी रहती। उधर शोभाराम जी भी यही चाहते थे कि उनका बेटा अब यहाँ ना रहे, क्योंकि ज़मींदारी के साथ साथ शोभाराम जी गांव के सरपंच भी थे और कुछ दिन पहले ही कुछ लोगों ने गांव की एक छोटी सी लड़की को देखकर उसके साथ उल्टी सीधी बातें करनी शुरू कर दी। उसके बाद उसके साथ छेड़छाड़ भी की थी और उनसे यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई और उनका पूरे गांव ने बहिष्कार कर दिया। हालांकि इन दोषियों के घर वालों ने बहुत कोशिश की कि वह कैसे भी करके उन्हें बचा लें और इस बात के लिए उन्होंने शोभाराम जी के ऊपर बहुत दबाव भी डाला। लेकिन शोभाराम जी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने किसी की भी एक भी बात नहीं सुनी और इसी बात से वे लोग उनसे चिढ़े बैठे थे और शायद इसी मौके की तलाश कर रहे थे। इसीलिए शोभाराम जी चाहते थे, उनका तो जीवन जैसे कटना था वैसे कट चुका, लेकिन उनकी यह दुश्मनी उनके बेटे के लिए नुकसानदायक ना हो। इसीलिए वह चाहते थे कि उनका बेटा बाहर रहना शुरू कर दे। अब तो उदय भी यहाँ रहना नहीं चाहता था। अचानक एक दिन रामेश्वरी जी के पति शोभाराम जी किसी काम से शहर के बाहर जा रहे थे कि बीच रास्ते में उनके ऊपर उन दोषियों के घर वालों ने कुछ लोगों को पैसे देकर भेज दिया और उन पर हमला करवा दिया। और बस फिर क्या था, बेचारे शोभाराम जी अकेले थे और वह 5 से 7 लोग थे। उन्होंने बहुत कोशिश की, इधर उधर भागे भी, लेकिन उन लोगों ने मौके का फ़ायदा उठाकर अपना काम कर दिया और वे शोभाराम जी को बहुत बुरी तरीके से घायल कर वहाँ से भाग उठे। शोभाराम जी वहाँ अकेले सड़क पर पड़े पड़े हुए तड़पते रहे। तभी एक आदमी आया और जब उसने उन्हें देखा तो वह उन्हें लेकर जल्दी से अस्पताल भागा। लेकिन जब तक वह अस्पताल पहुँच पाए तब तक उनका खून बहुत ज़्यादा बह चुका था और उनमें
कोई कोई सांस ही बाकी रह रही थी। लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने अपनी पूरी की पूरी जान लगा दी, लेकिन वे लोग नाकामयाब रहे और अंत में शोभाराम जी इतनी जद्दोजहद करने के बाद इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इधर रामेश्वरी जी घर पर बैठी बैठी मन ही मन कुछ सोच विचार किए जा रही थीं। वह सोच रही थीं कि इतनी देर हो गई, यह अभी तक नहीं आए, पता नहीं कितनी देर में आएंगे। अब तक तो इनको कब का आ जाना चाहिए था। न जाने उनका मन भी क्यों आज अचानक से घबराए जा रहा था, जैसे कोई अनहोनी होने को है। फिर भी वे यह सोचकर अपने मन को समझाए जा रही थीं कि कौन सा आज पहली बार वह शहर गए हैं। उनका तो जब भी काम पड़ता है वह शहर जाते रहते हैं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मन ही मन उनके अंदर एक उथल पुथल सी चल रही थी। वह खुद ही परेशान भी हो रही थीं और खुद ही कुछ बातों को सोचकर अपने आप को समझाए भी जा रही थीं। इतनी ही देर में उनके घर के सामने आकर एक एम्बुलेंस रुकी। एम्बुलेंस की आवाज़ को सुनकर के रामेश्वरी जी अपने कमरे से बाहर बरामदे की ओर भागीं। साथ ही एम्बुलेंस को शोभाराम जी के यहाँ आया देखकर सब लोग घबरा गए और पूरे गांव के लोग शोभाराम जी के घर पर इकट्ठा हो गए। जैसे ही एम्बुलेंस रुकी कि उसमें से एक आदमी उतरा, रामेश्वरी जी भागी भागी उस व्यक्ति के पास पहुंची और बोली, भैया, यह एम्बुलेंस तुमने हमारे यहाँ लाकर क्यों रोक दी है? क्या हुआ है? किसके यहाँ जाना है तुम्हें? तब उस आदमी ने जवाब दिया कि मुझे यहीं आना था। कि तभी रामेश्वरी जी चौंकती हुई बोली, यहीं आना था? क्या मतलब है? हमारे यहाँ तो कोई बीमार भी नहीं है, फिर एम्बुलेंस? क्या हुआ है? मुझे तो तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही है। अरे ओ ड्राइवर भैया, हमने कोई एम्बुलेंस नहीं बुलाई है, इसको यहाँ से लेकर जाओ, कहीं और जाकर खड़ी कर दो। मेरा मन वैसे भी आज सुबह से बहुत घबरा रहा है। कि तभी उस आदमी ने ड्राइवर के साथ मिलकर पीछे का दरवाज़ा खोला और शोभाराम जी का शव नीचे उतारा गया। तो रामेश्वरी जी के सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ अचानक यह सब क्या हो गया। वह सब कुछ कैसे करेंगी? रामेश्वरी जी दहाड़ मार मार कर रो रही थीं। उधर आभा और उदय भी जैसे ही अपने कॉलेज से आए तो उन्होंने अपने घर के सामने भीड़ लगी देखी। वह जल्दी से भागकर अपने घर के अंदर गए। जैसे ही उन्होंने अपने पिता का शव देखा तो दोनों चीख मारकर रोने लगे। शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। मुश्किल से उदय और आभा को उनके पिता से दूर किया गया। घर में मातम छाया हुआ था। जैसे तैसे रामेश्वरी जी ने अपने बच्चों के लिए खुद को संभाला, क्योंकि अगर वह खुद इतनी हिम्मत हारती तो बच्चों को कैसे संभालती। बेचारी दुखी तो बहुत होती, लेकिन बच्चों के सामने एक भी आंसू न गिरने देती। जब बच्चे सो जाते तो वे उसके बाद अपने पति की तस्वीर हाथ में लिए रो रो कर पूरी रात बिता दिया करती। उनके दूर के सब रिश्तेदारों ने धोखे से सारी ज़मीन जायदाद भी अपने नाम करवा ली थी। तब तक जब तक शोभाराम जी जिंदा थे, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। उनके जाते ही सबने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए और उस कठिन समय में केवल शांता के बाबूजी ही थे जिन्होंने रामेश्वरी देवी जी का साथ दिया। और शांता का जन्म भी इसी घर में हुआ था। जन्म के समय उसकी माँ की मौत हो गई थी और तभी तो राजेश्वरी देवी इस घर में दुल्हन बनकर आई थीं। उन्होंने शांता के पिता को बहुत समझाया और शांता की एक माँ की तरह देखभाल की। इस बात के लिए शांता के पिता रामेश्वरी जी और शोभाराम जी के सदा एहसानमंद रहते थे। जिस वक्त उन्होंने इस घर के आंगन में अंतिम सांस ली थी, उसी वक्त वह शांता को रामेश्वरी जी के हवाले कर गए थे और बस तब से शांता रामेश्वरी जी की एक बेटी के तरीके से साथ ही रहा करती। शोभाराम जी ने शांता के लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर
उसकी शादी भी करा दी थी और तब से शांताबाई यहीं पास में ही रामेश्वरी जी के पास ही रहा करती थी। शोभाराम जी के बिना जीवन काटना आसान तो नहीं था, लेकिन रामेश्वरी देवी ने अपने बच्चों को समझाया बुझाया और फिर से एक नई शुरुआत की। उदय भी अपने पिता की मौत से काफ़ी सदमे में आ गया था। उधर आभा तो सोती सोती भी चीखें मारकर उठ जाया करती और बस यही रट लगाया करती कि मुझे पापा जी से मिलना है। धीरे धीरे समय के साथ साथ कठिनाइयों से ही सही पर सब कुछ नॉर्मल होता चला गया। रामेश्वरी जी के दोनों बच्चों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। जैसे ही आभा ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता आ गया। रामेश्वरी जी ने भी जब जांच पड़ताल निकलवाई तो लड़का अच्छे घर का निकला। वह भी विदेश में किसी अच्छे काम पर लगा हुआ था। रामेश्वरी देवी जी ने आभा की शादी करा दी। उधर उदय अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद विदेश नौकरी करने के लिए चला गया। शुरुआत में तो उदय को छोटी सी ही नौकरी मिली थी, लेकिन उसने अपनी मेहनत और लगन के बलबूते से अपनी नौकरी में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया था। आभा की शादी हो गई थी और उदय विदेश चला गया था। अब तो रामेश्वरी जी का सुख दुख बांटने के लिए केवल शांता ही उनके पास रह गई थी और यही सब सोचते सोचते उनकी न जाने कब आंख लग गई। अगले दिन जब सुबह उठी और दर्द ठीक न हुआ तो शांता उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने बताया कि वैसे तो कोई ख़ास बात नहीं है, बस मांसपेशियों में दबाव आने के कारण थोड़ी सी चोट आ गई है, क्योंकि ऊपर खड़े से गिरी थी। दवाई दे रहा हूँ, उससे आराम लग जाएगा। समय से दवाई दोगी तो ठीक हो जाएंगी। अब शांता ने रामेश्वरी जी का ध्यान पहले से और ज़्यादा रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रामेश्वरी जी भी अब ठीक होने लगी थीं। उदय की भी शादी की उम्र तो हो ही चली थी, क्योंकि दोनों भाई बहनों की उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं था। आभा की शादी के बाद बस केवल उदय ही रह गया था, जो कि रामेश्वरी देवी जी की इकलौती जिम्मेदारी था। उदय की शादी करके रामेश्वरी जी भी अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाएं, बस ऐसा ही उनका विचार हो रहा था कि शांता ने भी मजाक मजाक में आज कह ही दिया, अम्मा मैं सोच रही थी कि क्यों ना उदय भैया के लिए एक अच्छी सी लड़की देख ली जाए और उनकी शादी कर दी जाए। कुछ सुख तुम भी बहू का देख लेना, और फिर उनकी शादी की उम्र भी तो हो रही है, कब सोचोगी उनके बारे में। आभा दीदी की शादी को हुए वक्त हो गया है, अब तो केवल उदय भैया ही रह गए हैं। कम से कम आप तो उनके बारे में सोचो। अरे हाँ शांता, सही कह रही है तू भी, लेकिन उदय तो इस बात के लिए राज़ी नहीं होता। उससे तो जब भी शादी का कहो तभी कोई ना कोई बहाना बनाकर रख देता है। आज शाम को फ़ोन मिलाऊंगी उसको, बात करके देखती हूँ कि क्या कहता है। शाम हुई तो उदय का खुद ही रामेश्वरी जी के पास फ़ोन आ गया। हाल खबर पूछने के बाद रामेश्वरी जी ने बताया कि उनको थोड़ी सी चोट लगी हुई है, तो उदय ने उन्हें बहुत डांटा और कहा कि माँ आप अपना ध्यान रखा करो, पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। अरे कम से कम यह तो सोचा करो कि बाबूजी के जाने के बाद हमारे पास केवल आप ही बची हो। अगर आपको भगवान न करे कुछ हो गया तो सोचा है आपने कि मैं कैसे जीऊँगा। उदय ने रामेश्वरी जी को डांटने के अंदाज में कहा। तब रामेश्वरी जी बोली, अरे कुछ नहीं हुआ है बेटा, तुम तो बस खामखा परेशान हो रहे हो बेटा। बुढ़ापे का शरीर है, अब थोड़ी बहुत तो खींचातानी चलती ही रहती है, और वैसे भी तुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शांता है तो सही मेरा ध्यान रखने के लिए। तुम सब बात छोड़ो, यह बताओ कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना। तब उदय ने कहा, हाँ माँ, यहाँ सब बढ़िया चल रहा है। चलो माँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे कुछ काम याद आ गया है, पहले वह ख़त्म कर लूँ। तब रामेश्वरी जी बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा।
यह कहकर उदय ने फ़ोन काट दिया। कुछ दिन और ऐसे ही बीत गए। अब उदय के रिश्ते आने लगे थे। आज शाम को रामेश्वरी जी ने उदय के पास फ़ोन किया तो रामेश्वरी जी बोली, बेटा अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे भी घर में बहुत अकेलापन महसूस होता है। अब तो खाना पीना भी मुझसे खुद से नहीं बनाया जाता है। तब उदय बोला, माँ साफ साफ कहिए कि क्या कहना है, पहेलियाँ तो बुझाइए मत, क्योंकि आपका ध्यान रखने के लिए शांता दीदी हैं तो सही वहाँ पर। तब रामेश्वरी जी बोली, बेटा दरअसल मैं चाहती हूँ कि तू शादी कर ले और अपनी गृहस्थी बसा ले, फिर कम से कम मुझे भी बहू का सहारा हो जाएगा। अब दिन भर घर में अकेली पड़ी रहती हूँ, जब तक शांता रहती है तब तक ठीक रहता है, मन भी लग जाता है, लेकिन उसके भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसे भी उनकी देखभाल करनी पड़ती है। इसीलिए कम से कम बहू आ जाएगी तो हम दोनों साथ में बोल बतलाकर अपना समय बिता लिया करेंगे। माँ मैंने तुमसे कहा तो है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, पता नहीं तुमको इतनी जल्दी क्यों है शादी की। जब रामेश्वरी जी ज़्यादा ही पीछे पड़ गईं तब उदय ने कहा कि अच्छा ठीक है माँ, देखता हूँ। अब रामेश्वरी जी 2-4 दिन में उदय के पास फ़ोन कर ही दिया करती और उसे शादी का कहने लगती। थक हार कर उदय ने भी शादी के लिए हाँ कर ही दी। उन दिनों उदय के लिए एक रिश्ता आया हुआ था। रामेश्वरी जी ने लड़की देखी तो उनको लड़की बहुत पसंद आई। उधर उदय को जब लड़की का फ़ोटो भेजा गया तो पहले तो वह नानुकुर कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने लड़की का फ़ोटो देखा तो लड़की उसे तुरंत पसंद आ गई। वह देखने में बहुत खूबसूरत थी और उदय ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। और फिर दोनों घर के बड़े बुजुर्गों ने मिलकर पंडितों से बातचीत करके इधर उधर ख़ानदान का सब कुछ पता लगाने के बाद दोनों की कुंडली मिलाने के बाद एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों परिवारों की रजामंदी से उदय और नताशा की शादी तय कर दी गई। उदय विदेश से अपनी शादी के लिए 1 महीने की छुट्टियां लेकर आया हुआ था। पहले तो जब नताशा को पता चला कि लड़का विदेश में नौकरी करता है तो उसने सोचा कि उदय उसे अपने साथ ही विदेश में ले जाकर रखेगा, और इसीलिए उसने शादी के लिए हाँ की थी, क्योंकि उसका बचपन से ही सपना था कि वह विदेश में रहे। अब शादी के लगभग 8-10 दिन बाद खुद नताशा को बात बातों में उसने समझाया कि वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। पिताजी के चले जाने के बाद से उसकी माँ ही है जिसने अपना सारा दुख भूलकर सब कुछ हमारे ऊपर न्यौछावर कर दिया, और अब हम लोगों की बारी है कि हम उन्हें कितना सुख दे पाएं। मेरी छुट्टियां ख़त्म होने के बाद जब मैं विदेश वापस चला जाऊंगा तो नताशा तुम माँ का अच्छे से ध्यान रखना, उनकी हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखना। तुम उन्हें अपनी सास नहीं अपनी माँ समझना। वैसे भी मेरी माँ बहुत अच्छी हैं, वह तुम्हें बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगी। उदय की यह बात सुनते ही नताशा एकदम से चौंक गई। विदेश चला जाऊंगा? क्या क्या मतलब है आपका? मैं यहाँ गांव में रहूँगी क्या? मैं गांव में नहीं रहने वाली। मैंने तुमसे इसीलिए शादी की थी क्योंकि मैं तुम्हारे साथ विदेश में जाकर रह सकूं, इसीलिए नहीं कि तुम वहाँ चले जाओ और मैं यहाँ इस गांव में इन गंवारों के बीच में रहूं। नताशा की इतनी बात सुनकर उदय थोड़ा गुस्से में बोला, गंवार किसको? किसको गंवार कह रही हो तुम? मेरी माँ को? एक बात कान खोल कर सुन लो नताशा, मैं इसी गंवार माँ का बेटा हूँ जिसने दिन रात मेहनत करके आज मुझे इस काबिल बनाया कि मैं विदेश में जाकर रह रहा हूँ। अरे उसी की बदौलत है जो कुछ भी है आज हमारे यहाँ। समझ गई तुम? आज के बाद अगर मेरी माँ के लिए कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना तो अच्छा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। इतना कहकर उदय गुस्से में उठकर वहाँ से चला गया। एक दिन नताशा ने उदय से बात करने की बहुत कोशिश की,
लेकिन उदय गुस्से में ही रहा। तब नताशा ने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी, माँ का भी और अपना भी। और मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा वह कुछ ऐसे ही गलती से निकल गया। आज के बाद मैं माँ की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखूंगी, तुम निश्चिंत रहो। क्योंकि मन ही मन नताशा समझ चुकी थी कि उदय से लड़ाई करके तो वह उसके साथ जाने से रही। अब उसे कुछ दिन तक अपनी सास की देखभाल करने का नाटक करना पड़ेगा, तभी वह उदय के साथ विदेश जाने के सपने को पूरा कर पाएगी। नताशा ने घर की बागडोर अपने हाथ में संभाल ली। वह रामेश्वरी जी का अच्छे से ध्यान रखती, उनकी हर छोटी बड़ी चीज़ को बहुत संभाल कर रखती। उदय भी तो नताशा को अपनी माँ के साथ इतने प्यार से पेश आता देखा तो उसके मन में चिंता की जगह राहत आ जाती। वह मन ही मन सोचता कि चलो अच्छा है, नताशा को समय से ही सब कुछ समझ आ गया। और धीरे धीरे करके यूं ही 1 महीना बीत गया। अब उदय के विदेश जाने की बारी आई और 1 महीने के दौरान नताशा ने उदय के सामने इतना अच्छा बनने का नाटक किया कि उदय पूरी तरीके से संतुष्ट होकर विदेश चला गया। उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा हो गया था। उदय के विदेश जाने के बाद नताशा का व्यवहार रामेश्वरी जी के लिए बिल्कुल उल्टा हो गया। वह ना तो अपनी सास की किसी चीज़ का ध्यान रखती और ना ही रामेश्वरी जी से ठीक से बात किया करती, न खाना बनाना न कोई और काम करना। रामेश्वरी जी समझ ही नहीं पा रही थीं कि नताशा ऐसा क्यों व्यवहार कर रही है और उन्होंने उससे पूछा भी कि बेटा तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, जिस वजह से तुम परेशान रहती हो। तो वह फटाक से बोली, परेशानी ही परेशानी है माँ जी। पता नहीं तुम कैसी माँ हो जो अपनी बहू को अपने बेटे से अलग करके रखा है। अरे दुनिया की सास इतनी अच्छी होती हैं जो बेटे बहू को साथ में ही रखती हैं। क्या तुम अपने बेटे से नहीं कह सकती कि वह मुझे भी अपने साथ ले जाएं? मैं यहाँ गांव में यहाँ गंवारों वाले काम करती रहूं। सुनो माँ जी, तुमने अपना पूरा समय गांव को दे दिया, लेकिन मुझसे इस चीज़ की उम्मीद मत रखना। समझ गई ना तुम? मेरी बात को अच्छे से समझ लो। नताशा की यह बात सुनकर रामेश्वरी जी सोच में पड़ गईं। उन्होंने अगले 5-10 दिन नताशा को देखा तो नताशा का व्यवहार दिन पर दिन और बेकार होता जा रहा था। अब रामेश्वरी जी ने अपने बेटे के पास फ़ोन मिलाया और कहा कि वह अपनी पत्नी को भी अपने साथ ले जाए। तब उदय उनसे बोला, माँ अब यह दूसरा शहर तो है नहीं कि मैंने गाड़ी की और मैं नताशा को अपने साथ ले आया। और फिर आप ही तो कहती थीं कि आपको अपनी बहू के साथ रहना है। बस इतनी जल्दी आपकी सारी हसरतें पूरी हो गईं क्या? आपकी तो वैसे भी। अब आप परेशान मत होइए, मैंने वीज़ा लगा दिया है। जैसे ही वीज़ा मिल जाएगा वैसे ही मैं आपको और नताशा को अपने साथ ले जाऊंगा। अच्छा माँ, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। इतना कहकर उदय ने फ़ोन काट दिया और फटाफट से अपनी पत्नी नताशा को फ़ोन मिलाकर बोला, नताशा माँ से उनके कागज़ ले लेना। कल को घर पर एक लड़का आएगा, उसको वह कागज़ दे देना। मैं तुम दोनों का वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे ही वीज़ा लग जाएगा मैं तुम दोनों को अपने साथ ही ले आऊँगा, क्योंकि माँ भी घर पर अकेले रहकर क्या करेंगी। उदय की बात सुनकर नताशा ने तब तो कुछ नहीं कहा और हाँ हाँ कहकर गर्दन हिला दी और बोल दिया कि तुम उस लड़के को भेज देना, मैं कागज़ तैयार रखूँगी। अगली सुबह जब वह लड़का आया तो नताशा ने उसे केवल अपने ही कागज़ दिए। जब रामेश्वरी जी ने उससे पूछा कि यह लड़का किस चीज़ के कागज़ लेने के लिए आया था तो उसने ऐसे ही बहाना बना दिया और बोली कि पिताजी ने उसे घर से भेजा था, माँ को कुछ काम था इसीलिए मेरे कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए थे, बस वहीं लेने के लिए आया था। हमारे पड़ोस का ही लड़का है माँ जी। रामेश्वरी जी ने भी इस बात की ज़्यादा तहकीकात नहीं की। उदय ने जब अपनी पत्नी नताशा के पास फ़ोन किया और उससे पूछा कि उसने उस लड़के को सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए या नहीं, तब नताशा ने झूठ बोलते हुए कह दिया कि हाँ मैंने उसको सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे
अगले 2 दिन के बाद जब उस लड़के ने उदय के पास फ़ोन किया और बताया कि उसकी पत्नी ने केवल अपने ही कागज़ दिए हैं, उसकी माँ के नहीं, तो उदय को इस बात से गुस्सा बहुत आया। लेकिन उसने तो नताशा को तुरंत ही फ़ोन भी मिला दिया और उससे पूछा कि क्यों नताशा, तुम तो कह रही थी कि तुमने माँ के भी कागज़ दे दिए हैं, जबकि तुमने सिर्फ अपने कागज़ दिए थे। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? इतने अच्छे से तो माँ के साथ रहती हो, फिर माँ के कागज़ क्यों नहीं दिए और मुझसे झूठ क्यों बोल दिया? अब नताशा क्या करती? अब तो वह फंस चुकी थी। उसका झूठ पकड़ा गया तो वह बोली कि माँ के कागज़ मिल नहीं रहे थे और मुझे लगा कि यह कागज़ माँ ने ही मुझे दिए हैं, इसीलिए तो मैंने सोचा कि माँ ने अपने कागज़ भी डाल दिए होंगे, मैंने देखा नहीं था। और इस तरीके से वह बात को घुमा फिरा कर बच गई और बोली, आप उसको फिर से भेज दीजिएगा, मैं कल माँ से कहकर माँ के कागज़ भी भेज दूँगी। अगली सुबह उदय ने उस लड़के को फिर से फ़ोन किया और अपने घर भेजा। वह लड़का कागज़ लेने के लिए घर आया। तब नताशा ने जैसे तैसे करके रामेश्वरी जी के कागज़ भी दे दिए। उसको जब रामेश्वरी जी ने पूछा कि किया है, किस लिए है, तब नताशा ने उन्हें बताया कि माँ, मैंने बताया था ना कि पापा को कुछ काम है और इसीलिए ही ये कागज़ चाहिए थे। आपके कागज़ उदय ने मंगवाए हैं। रामेश्वरी जी ने फिर भी किसी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब नताशा को इतना तो पता था कि वीज़ा लगते ही वह विदेश चली जाएगी, लेकिन उसने जैसे मन में ठान रखी थी कि चाहे जो भी हो जाए, अपनी सास रामेश्वरी देवी जी को तो वह विदेश लेकर नहीं जाने वाली, क्योंकि अगर वह उन्हें अपने साथ ले गई तो उसकी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। उसने सोचा कि क्यों ना अपने घर पर जाकर अपने माँ पिताजी का हाल चाल ले लिया जाए और जाकर 2-4 दिन अपने मायके में रह लिया जाए, क्योंकि फिर विदेश जाने के बाद तो जल्दी से वापस आया नहीं जाने का है। उसने अपने मन की बात रामेश्वरी जी के आगे रखी कि वह अपने घर जाना चाहती है। रामेश्वरी देवी जी ने भी एक पल में झट से हाँ कर दी। नताशा भी अपने मायके चली गई। घर जाने के बाद उसके माता पिता ने उसका अच्छे से आदर सत्कार किया। उसके घर के पड़ोस में उसकी बचपन की दोस्त रहा करती थी। जैसे ही उसे पता चला कि नताशा शादी के बाद अपने घर रहने के लिए आई है, तो वह भी उसे मिलने के लिए उसके घर आ गई। जैसे ही उसकी दोस्त उसके घर आई तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम लोग बैठकर बातें करो, मैं तुम दोनों के लिए चाय नाश्ता बना कर लेकर आती हूँ। फिर नताशा की सहेली ने उससे उसके घर के बारे में पूछना शुरू कर दिया। तब नताशा ने सब कुछ बता दिया और वह अपनी सास के लिए इतने उल्टे सीधे शब्द कह रही थी कि बुढ़िया ऐसी है, मैंने उस बुढ़िया का वीज़ा बनने के लिए दे तो दिया है, लेकिन मजबूरी में, पर अगर वीज़ा आ गया तो मैं ज़रूर कुछ न कुछ कर ही दूँगी जिससे वह बुढ़िया हमारे साथ न जा पाए, क्योंकि अगर वह हमारे साथ गई तो मेरी तो सारी आज़ादी ही खा जाएगी। जैसे वह अपनी सहेली को अपनी सास के बारे में सब कुछ बता रही थी और बता रही थी कि वह अपनी सास के साथ कैसा व्यवहार करती है, उधर से खिड़की के पास खड़ी उसकी माँ ने उसकी सारी बातें सुन ली थीं। उसका मन तो हुआ कि जाकर एक थप्पड़ नताशा को लगा दे, लेकिन फिर उन्होंने कुछ सोचा और फट से अपने बेटे के पास गईं और उन्होंने उसके कान में उसे कुछ समझाया। अगले 2 दिन बाद नताशा के घर एक आदमी आया और उसने कहा कि आपको यह घर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि आपके बेटे ने यह घर हमें बेच दिया है। इतनी बात सुनकर नताशा एकदम से चौंक गई। बेच दिया है? क्या मतलब है? और भैया कौन होते हैं इस घर को बेचने वाले? अरे मम्मी पापा भी जिंदा हैं। तब वह आदमी उनको चेतावनी देते हुए 2 दिन में घर खाली करने के लिए कहता हुआ चला गया, और अगर उन्होंने घर खाली नहीं किया तो वह पुलिस के साथ आएगा। वह उन्हें यह भी कह कर गया। उधर कुछ देर बाद नताशा का भाई अपने कमरे से निकला। उसने सारा सामान पैक किया हुआ था, एक बड़ा सा ट्रॉली बैग हाथ में लिए। वह जैसे ही निकला तो नताशा की माँ उससे बोली, बेटा तू कहाँ जा रहा है? और सुबह एक व्यक्ति आया था,
वह बोल रहा था कि तूने घर उन्हें बेच दिया है। ऐसे कैसे तूने उन्हें घर बेच दिया? क्या हमारा कोई भी अधिकार नहीं है इस घर पर? तब नताशा के भाई ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, बेच दिया है मैंने। मुझे विदेश जाना था, कुछ पैसों की ज़रूरत थी, अपना वीज़ा लगवाना था। अब मुझे नहीं पता कि तुम दोनों कहाँ रहोगे कहाँ नहीं। और वैसे भी मुझे जो लड़की पसंद है मैं उसी के साथ अपनी शादी करके वहीं सेटल हो जाऊंगा। यहाँ तुम लोगों को अपना जैसे भी करना है वैसे देख लेना, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। और भी बहुत सारी बातें कहकर वह चिल्लाए जा रहा था कि नताशा तभी उसके पास आई और बोली कि यह कौन सी तमीज़ है मम्मी पापा से बात करने की? हाँ, और तूने यह नहीं सोचा कि बचपन से उन्होंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया? आज जब तेरा उनकी सेवा करने का समय आया है तो तू ऐसे ड्रामा कर रहा है। अरे तेरे अलावा है ही कौन उनका? तूने घर भी बेच दिया और अब विदेश भी अकेले जाकर रहने की बात कर रहा है। तुमने यह नहीं सोचा कि वह अकेले इस उम्र में कैसे अपना समय बिताएंगे, कैसे अपना जीवन काटेंगे। यह सब सोच सोच कर ही नताशा का बुरा हाल हो रहा था और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तब उसका भाई उससे बोला, मुझे तुम ज़्यादा ज्ञान ना दो तो ही अच्छा है दीदी। तुम तो कितना अपनी सास का ध्यान रखती हो और कितनी उनकी इज्जत करती हो, और इज्जत करती भी हो या नहीं करती यह तो हम सभी जानते हैं। तुम्हारी सास भी तो अकेली हैं, उनका अपने बेटे उदय के अलावा और है ही कौन? तुमने भी तो अपनी सास के बारे में कभी सोचा नहीं ना? और सुना था मैंने कि कैसे अपनी वीरता के बखान तुम अपनी सहेली से कर रही थी कल। अरे शर्म नाम की चीज़ है नहीं क्या तुम्हारे अंदर? एक तो तुम गलती कर रही थी और ऊपर से बहुत खुश होकर दूसरों को ऐसे बता रही थी जैसे तुमने कितना बड़ा बहादुरी का काम कर दिया। मम्मी पापा मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं और कम से कम मैं इतना नालायक भी नहीं हूँ कि अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ दूँ, समझी? अब नताशा का भाई उसे जो समझाना चाह रहा था उसे समझ आ चुका था। वह आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए अपने माता पिता से विदा लेकर अपनी ससुराल पहुंची और अपनी सास की गोदी में सर रखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर रामेश्वरी जी से माफ़ी भी मांगी। रामेश्वरी जी कुछ समझ ही नहीं पा रही थीं और उन्होंने नताशा से पूछा भी कि बेटा क्या बात हो गई, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने कहा कि मम्मी जी, मैंने आपके साथ जैसा भी व्यवहार किया उस चीज़ के लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से कभी कोई गलती नहीं होगी। अब दोनों सास बहू मिलकर बहुत अच्छे से रहने लगीं। नताशा भी अपनी सास को अपनी माँ की तरह ही समझने लगी थी और इस बार वह दिल से अपनी सास का कोई भी काम किया करती, ना कि सिर्फ दिखाने के लिए। कुछ समय बाद उदय विदेश से गांव आया और अपनी माँ और अपनी पत्नी को अपने साथ ले गया और आज वही दिन था जिस दिन उदय आने वाला था। रामेश्वरी देवी जी खुश तो बहुत थीं, लेकिन एक तरफ उन्हें अपने पुराने घर और शांता को छोड़ने का बहुत दुख भी हो रहा था। शांता रोती रोती कह रही थी, अम्मा तुम चली जाओगी तो हमारा तो जी नहीं लगेगा। अरे पगली, मैं कभी तो आऊँगी ही ना, तू परेशान ना हो। इतना कहकर रामेश्वरी देवी जी ने शांता को अपने गले लगा लिया। उदय भी आ चुका था, अब भी तीनों चलने को ही तैयार थे। तब उन्होंने घर की चाबी शांता के हाथ में थमाते हुए कहा, दीदी आपका बहुत एहसान है हमारे ऊपर। अब इस घर को आपके हवाले करके जा रहा हूँ। इसमें हमारी बचपन की बहुत पुरानी यादें हैं। बच्चों को लेकर इस घर में रहना, मैं वहाँ से हर महीने कुछ पैसे भेजता रहूँगा, जिससे खर्चा चलने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बिल्कुल भी परेशान ना हों। और इतना कहकर उन तीनों ने गांव से विदा ली। उदय अपनी माँ को अपने साथ ले गया और आज उसका परिवार बहुत खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। समय बढ़ने के साथ साथ नताशा ने एक लड़के को जन्म दिया, जिसको पाकर रामेश्वरी जी फूली नहीं समा रही थीं। अब तो उनका पूरा दिन सिर्फ उसी के साथ खेलने कूदने में जाया करता। पर इस तरीके से घर में हंसी खुशी का माहौल और ज़्यादा बढ़ गया था। रामेश्वरी जी भी
अपने बच्चों के साथ अपने बाकी के बचे हुए दिनों को खुशी से गुजार रही हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जिसकी आवाज़ आप सुनते हैं, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं यानी मेरे बारे में, तो मेरे पर्सनल चैनल को, मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।